अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1857 की क्रांति के कारण, कि आखिर 1857 की क्रांति या विद्रोह या राष्ट्रीय संग्राम क्यों हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो एक अर्थ में अगर मैं आपको यहां समझाऊं तो इसको ऐसे देखिए कि ये जो है यह है ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ब्रिटिश शासन, या कह सकते हैं अपन ब्रिटिश शासन कह सकते हैं अपन। और ब्रिटिश शासन किस पर आधारित था? शोषण पर आधारित था, शोषण पर। इसको यूं देखिए आप, ब्रिटिश शासन किस पर आधारित था? शोषण पर आधारित था, शोषण पर आधारित था। और शोषण जहां होता है वहां क्या उत्पन्न होता है? असंतोष उत्पन्न होता है, असंतोष उत्पन्न होता है। और असंतोष किसको जन्म देता है? विद्रोह को जन्म देता है, क्रांति को जन्म देता है, क्रांति को जन्म देता है। और शासन कैसे कैसे? कि राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, दूसरा जो है वह है सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। इसके अलावा जो है आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। इसके अलावा जो है सैनिक क्षेत्र, सैनिक क्षेत्र। यानी कि हम ये देखें कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और वहां से लेकर के 1857 तक जो है वो ब्रिटिश शासन ने बहुत सारे काम किए हमारे यहाँ। अब इसको ऐसे समझिए, मैंने ये बताया था कि भारत में 1757 से लेकर के 1947 तक जो है वो क्या रहा? अंग्रेजों का शासन रहा। अब 1757 जैसे ही अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई भारत में, प्लासी के युद्ध के बाद से और बक्सर के युद्ध के बाद से, उसके बाद से लेकर के 1857 तक जो है वो भारत में ब्रिटिश शासन रहा या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, यूं कह सकते हैं अपन। क्योंकि ब्रिटिश शासन तो बाद में हुआ लेकिन उसको ब्रिटिश शासन भी बोल देते हैं, या अंग्रेजी शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। इस दौरान 1757 से लेकर के 1857 के दौरान जो भारत में ब्रिटिश शासन रहा वो किस पर आधारित था? पूरी तरह से शोषण पर आधारित था, हर फील्ड में शोषण। और शासन का चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सैनिक क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, शिक्षा साहित्य कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में जो है अंग्रेजों ने भारतीयों का क्या किया? शोषण किया। हर फील्ड में भारतीयों का क्या किया? शोषण। और ये इतिहास साक्षी है इस बात का कि जहां जहां शोषण होता है वहां वहां असंतोष होता है, और जहां जहां असंतोष होता है वहां वहां विद्रोह क्रांति होती है। यही बात जो है वो भारत में 1857 की क्रांति के बारे में लागू होती है। तो यानी कि भारत में 1857 की क्रांति एक लाइन में कहें अमन, तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक स्तर पर जो शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी के खिलाफ एक असंतोष था, उसी के खिलाफ एक विद्रोह था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को हम अलग अलग जो है वो रूपों में, अलग अलग भागों में तोड़ करके देख रहे हैं, जिनमें हम पहले जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं राजनीतिक कारणों के बारे में। तो पहले जो देख रहे हैं अपन 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, तो पहले देख रहे हैं अपन राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आते हैं, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारणों से मतलब सिर्फ इतना हो गया कि 1857 की क्रांति में हमने अपनी सुविधा के लिए बांट दिया। आपको इतना नहीं रटना है कि ये राजनीतिक में ही आएगा, ये धार्मिक में आएगा, ये सामाजिक में आएगा, नहीं। हमने सुविधा के लिए 1857 की क्रांति के कारणों को अलग अलग भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। अब उनमें हम पहले लेके चल रहे राजनीतिक कारण, मैं बोल करके बता रहा हूं, फिर आगे चलेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं हुई अंग्रेजों के द्वारा जिसके कारण भारतीय राजाओं में, भारतीय देशी रियासतों में, भारतीय जो है वो कह सकते हैं अपन जमींदारों में, भारतीय लोगों में जो है वो क्या पनपा? एक असंतोष पनपा। तो आखिर वो कौन कौन से कारण थे मैं एक एक बोल करके बता रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करेंगे एक एक जो है। एक तो हो गया लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, अभी पढ़ेंगे डिटेल से, एग्जाम में आता है क्वेश्चन।
तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, इसके माध्यम से कुछ राजाओं को मिला लिया, देसी राजाओं को अंग्रेज साम्राज्य मिला लिया, यह भी एक कारण रहा। फिर लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ेंगे डिटेल से आगे, यह भी एक राजनीतिक कारण रहा। फिर उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों के साथ किया जाने वाला भेदभाव, तो भारतीयों के साथ उच्च प्रशासनिक पदों पर क्या किया गया, भेदभाव किया गया, इससे भी क्या एक जो है असंतोष पनपा। फिर और क्या है कि डलहौजी के द्वारा जो है अवध को कुशासन के आधार पर मिलाना, यह भी एक राजनीतिक कारण है। इसके अलावा 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की। पूछा गया ऐसे कैसे, इनाम कमीशन किसके काल में आया, लॉर्ड डलहौजी, क्या था ये देखेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन की नियुक्ति, यह भी एक राजनीतिक कारण रहा। इसके अलावा जो है एक राजनीतिक कारण रहा कि डलहौजी द्वारा अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ किया गया दुर्व्यवहार, यह भी जो है एक राजनीतिक कारण रहा। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है उसी के काल में कर्नाटक, तंजौर और मैसूर के राजाओं की उपाधियों का अंत करना, यह भी एक कारण रहा। और इसके अलावा डलहौजी द्वारा नाना साहब की पेंशन बंद कर देना, यह भी एक राजनीतिक कारण रहा। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति के बहुत सारे राजनीतिक कारण थे। अब वो देख लिए ये कौन कौन से, इसको देख लीजिए आप, ये है राजनीतिक कारण। अब इनको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा मैं आपको, पहले सिर्फ देख लीजिए। ये तो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है कि 1857 की क्रांति के लिए अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण उत्तरदायी थे जो निम्न है। और पहला अपन देख रहे हैं राजनीतिक कारण, ठीक है। अब राजनीतिक कारणों में जो मैंने हेडिंग बनाई है मोटी मोटी, वो ये है, इनके बारे में अभी चलेंगे आगे। तो एक तो हो गया राजनीतिक कारण, कौन सा, ये हो गया वेलेजली की सहायक संधि, ये देखेंगे अभी अपन क्या होती है, किन किन को मिलाया गया, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फिर यह है लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति ये क्या होती है, ये देखेंगे आगे। फिर डलहौजी द्वारा कर्नाटक के राजाओं की, कर्नाटक, तंजौर एवं मैसूर के राजाओं की उपाधियों का अंत करना। तो मैसूर के राजाओं की, यहां डेट लिख दिया इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, कि लॉर्ड डलहौजी ने इन राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया। कैसे किया वो देखेंगे अभी आगे, ये भी एक राजनीतिक कारण रहा। डलहौजी द्वारा 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर मिलाना, ये तो क्वेश्चन पूछा गया ऐसे ऐसे कि भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य में किस राज्य को कुशासन के आधार पर मिलाया गया, अवध को, कैसे अभी देखेंगे आगे। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो इनाम कमीशन की नियुक्ति, तो ये भी देखेंगे क्या होता है इनाम कमीशन की नियुक्ति, इनाम कमीशन होता क्या है ये भी देखेंगे, ये भी एक राजनीतिक कारण रहा। डलहौजी द्वारा नाना साहब की पेंशन बंद करना, ये भी एक कारण रहा, कैसे वो भी देखेंगे। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों के साथ भेदभाव करना, ये भी देखेंगे। और अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार कैसे किया गया वो भी देखेंगे। तो ये सारे कारण जो है ये 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण है। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, रटना नहीं है, सिर्फ इन कारणों को समझना है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएंगे कि डलहौजी के द्वारा किन राज्यों को गोद निषेध नीति के तहत मिलाया, पहला राज्य कौन सा था, अंतिम कौन सा था, यह भी पूछ सकता है। फिर डलहौजी के द्वारा किस राज्य को कुशासन के आधार पर मिलाया गया, इनाम कमीशन किसके काल में आया, प्लस जो है किस तंजौर, कर्नाटक और मैसूर के राजाओं की उपाधियों का अंत किसके द्वारा किया गया, डलहौजी के द्वारा, ये भी देखेंगे अपन। इनाम कमीशन क्या होता है ये भी देखेंगे। सहायक संधि क्या होती है, किन किन राज्यों को जो है सहायक संधि के तहत मिलाया गया, पहला कौन सा था, अंतिम कौन सा था, ये भी देखेंगे। तो इस तरह से जो है इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। तो अपन 1 बाय 1 चल रहे हैं इन्हीं कारणों को। अब ध्यान आपका यहां होना चाहिए और बहुत डिटेल से समझना चाहिए। वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली 1798 में आया था और 1805 तक रहा, ठीक है। अब देखिए आप, हम वेलेजली के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं। और उस राजनीतिक कारणों में एक शामिल है वेलेजली की सहायक संधि शामिल है। वेलेजली पढ़ेंगे अलग से, अभी सिर्फ हम सहायक संधि पढ़ रहे हैं। अब सहायक संधि होती क्या है, सिर्फ अभी आप इतना देखिए आप कि सहायक संधि के तहत राजाओं को जो है वो क्या करना होता था, कुछ शर्तें राजाओं को माननी होती थी जो स्वीकार करेगा सहायक संधि, और कुछ शर्त अंग्रेजों को माननी होती थी। अब देख लीजिए सीधी सीधी बात, अभी मैं सहायक संधि डिटेल से नहीं पढ़ा रहा, यहां सिर्फ क्रांति का कारण बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, अलग से समझाऊंगा इसको। यहां देखिए आप कि यह संधि जो है देसी राजाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में होती थी सहायक संधि। सहायक संधि जो है इसका जन्मदाता तो डुप्ले था, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से जो इंप्लीमेंट किया वो था लॉर्ड वेलेजली।
अब लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि भारतीय राजाओं को सहायक संधि के माध्यम से मिला लिया, और सहायक संधि में कुछ बातें जो है वो किसको स्वीकार करनी होती थी, देसी रियासतों को, और कुछ बातें अंग्रेजों को। तो देसी रियासतें क्या क्या मानती थी कि देसी रियासतें इस संधि के तहत जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी होती थी। देसी रियासतों को इस संधि के तहत जो है वो अंग्रेजों की एक सेना रखनी होती थी अपने राज्य में, अपने ही खर्च पर। देसी रियासतों को उनके दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त होता था, जो है उनकी सहायता करता था, ऐसा मानना जाता था। दूसरा, देसी राजाओं को जो है वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति से संधि समझौता नहीं करना होता था। ये था, ये सारी बातें जो है वो किसको माननी होती थी, देसी रियासतों को। इसके बदले में अंग्रेज क्या वादा करते थे उनसे, अंग्रेज ये वादा करते थे कि अगर कोई बाहरी आक्रमण आपके ऊपर होगा तो हम आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इसी को बोला जाता है सहायक संधि। ध्यान रखना, मैं सहायक संधि नहीं पढ़ा रहा हूं, सहायक संधि पढ़ाऊंगा तो आपको 1 घंटे तक पढ़ाऊंगा डिटेल से। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बताया कि सहायक संधि कौन लेकर के आया, लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के तहत किन राज्यों को मिलाया, वो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उनमें तो HMT जो है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, APBS। तो APBS इन राज्यों को जो है सहायक संधि के तहत मिलाया गया। वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत मिलाए गए राज्य, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य। अब इसका मतलब समझाऊंगा मैं कि इससे क्रांति कैसे आई, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो ये ध्यान रखना, यह है हैदराबाद। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, यह था हैदराबाद। ठीक है, फिर दूसरा जो राज्य है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो है वो हो गया मैसूर। तो हो गया मैसूर। दूसरा राज्य कौन सा हो गया, मैसूर हो गया। ये हो गया 1799 में मैसूर हो गया। फिर तीसरा राज्य हो गया तंजौर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर राज्य हो गया तंजौर। ये हो गया 1799 में। ये भी क्या 1790, लेकिन क्रम आपको यही ध्यान रखना, ठीक है। और फिर आगे हो गया जो है अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, और एक हो गया जो है वो हो गया सिंधिया 1804 में। यह ध्यान रखना, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। प्रथम राज्य मोस्ट पूछा गया बहुत। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, हैदराबाद। अब देखिए इसी का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो ऐसे लिखना HMTAPBS, यानी कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम यह है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम। तो आपसे बहुत बार बहुत डीपली कॉलेज लेक्चर में और प्लस नेट जीआरएम में जो है ये पूछ ऐसे नाम दे देगा कोई सा भी इनका कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताइए। इनमें कोई भी राज्य नाम दे देगा और आपसे पूछेगा क्रम बताइए, पहले किसने स्वीकार किया, फिर किसने स्वीकार किया, फिर किसने और फिर किसने। तो आपको इन राज्यों का ये क्रम आप ध्यान, HMT घड़ी कंपनी है, HMT, APBS, H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर तंजौर, A फॉर अवध, P फॉर पेशवा, B फॉर भोसले और S फॉर सिंधिया। तो ये जो है ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। आपसे एग्जाम में डीपली पूछेगा तो पूछ लेगा, 4 नाम दे देगा, पूछेगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताइए, ऐसे 4 देकर के पूछेगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप अपने आप ही जो है इसको ठीक कर दोगे। दूसरा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, हैदराबाद, इसलिए मैंने मोस्ट करवाया, ध्यान रखना। अब देखिए आप यहां से क्वेश्चन, मैंने बताया अपन पढ़ रहे हैं सहायक संधि नहीं, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 1857 की क्रांति का कारण। तो 1857 की क्रांति का यह कारण यह रहा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से इन राज्यों को जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान यह हुआ कि ये राज्य, इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया और सहायक संधि के नाम पर जो है
सुरक्षा के नाम पर जो है इन राज्यों में अंग्रेजी सेनाएं तैनात कर दी और एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त कर दिया इन राज्यों में, और वो अंग्रेज रेजिडेंट इनके प्रशासनिक मामलों में क्या किया, हस्तक्षेप किया। इससे इन राज्यों की व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो क्या हो गई, गड़बड़ा गई, और इसलिए इस राज्यों में क्या पनपा, असंतोष। तो शॉर्ट में सिर्फ आपको इतनी बातें जो मैंने बताई इतनी ध्यान रखनी है कि सहायक संधि, अंग्रेजों की तरफ से सहायक संधि कौन लेकर के आया, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के तहत किस राज्य को अपने राज्य, पहली सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था, हैदराबाद। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन से थे, HMT APBS, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। ये जो है ये क्रम है और इनकी ये डेट है। तो कभी कभार ये दे देगा, सामने डेट भी दे देगा और पूछेगा मिलान कीजिए, यहां प्लस इनका नाम दे देगा और बताएगा क्रम बताइए किस तरह से स्वीकार किया। अब यहां अलग अलग शासक भी रहे, इसी को आप आगे देख लीजिए। मोस्ट रूप से बहुत डीपली पूछेगा अगर वो, फिर ये पूछेगा वो ऐसे, इधर दे देगा यह है राज्य, यह है सहायक संधि को स्वीकार करने वाली डेट, और यह है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया वो राजा। तो कॉलेज लेक्चर में, नेट GRM में यहां से क्वेश्चन आ जाता है, और फर्स्ट ग्रेड में भी अगर वो बहुत डीपली पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये तो ये पूछेगा कि मैंने बताया सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, हैदराबाद, या तो ये पूछेगा वो। फिर दे देगा इधर राज्य का नाम, इधर दे देगा डेट, और कहेगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की डेट बताइए। एक पूछेगा ऐसे। एक कैसे पूछ सकता है कि सहायक संधि के जो है इनको क्या दे देगा, वो आपको राज्य का नाम दे देगा, कोई भी चार, और पूछेगा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताइए, तो HMT APBS, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अपने आप भी कोई भी आ जाएगा। फिर और मोस्ट कैसे पूछेगा, इधर दे देगा सहायक संधि और इधर दे देगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य, कि जब स्वीकार राज्य, जिस राज्य ने स्वीकार किया उस समय वहां का राजा कौन सा था, ये तो ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य और राजा, इनका मिलान वाला दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, इनका भी अगर नाम दे दे वो और पूछेगा कि इनमें से सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं का क्रम बताइए, क्रम यही रहेगा HMT APS, यानी कि ये वाला यही। तो आप जब इनको याद हो जाओगे ये फॉर्मूला, तो इनको यहां रख के देख लेना, तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि हैदराबाद जब सहायक संधि ने स्वीकार किया 1798 में, तब वहां का शासक कौन था, निजाम अली खां। मैसूर ने जब स्वीकार किया तब कौन था वहां, कृष्णराज। तंजौर ने जब स्वीकार किया तब वहां का राजा था सरफोजी द्वितीय, अमर सिंह भी बोलते हैं उसको। दूसरा अवध का शासक कौन था 1801 में, सआदत खां द्वितीय, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का शासक। पेशवा कौन था इस समय, बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय जो है वो मराठा पेशवा था जो सहायक संधि को स्वीकार किया। भोसले जो है वो कौन था 1803 में, राघुजी था, राघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय भी है लेकिन रघुजी द्वितीय इस समय यहाँ का शासक था। तो ध्यान रखना, भोसले 1803 में, रघुजी द्वितीय। और सिंधिया का नाम क्या था, दौलत राव सिंधिया। सिंधिया बहुत सारे हुए तो दौलत राव सिंधिया। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य और प्लस उसके राजा, ये हो गया राज्य, ये हो गया उनकी सन, और ये हो गया उनके राजा। और इसका निष्कर्ष, इसका परिणाम क्या हुआ कि इन राज्यों में जो है सहायक संधि के कारण अव्यवस्था फैली, अर्थव्यवस्था खराब हो गई। इसलिए इन राज्यों में जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्या पनपा, असंतोष पनपा। वही असंतोष क्या बना, 1857 की क्रांति का एक कारण बना। तो ये हो गया सहायक संधि, एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए दूसरा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, डलहौजी की गोद निषेध नीति। हम डलहौजी नहीं पढ़ रहे, हम ना ही गोद निषेध नीति पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि गोद निषेध नीति के तहत किन राज्यों को मिलाया गया, वो पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वही कारण बना। इसलिए ध्यान रखना, आप कहीं ये सोचने लग जाओ कि गोद निषेध नीति को सर ने पढ़ाया है, नहीं, मैं गोद निषेध नीति पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो गोद निषेध नीति के माध्यम से जो है आपको 1857 की क्रांति का कारण बता रहा हूं, और वो भी कौन सा, राजनीतिक, जिसके कारण राजा या राज्य जो है वो नाराज हुए अंग्रेजों से। तो एक कारण तो मैंने बता दिया सहायक संधि, दूसरा कारण जो है वह है डलहौजी की गोद निषेध नीति। अब देखिए 1848 में जो है एक गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये 1848 से लेकर के 1800 जो है वो लगभग 56 तक रहा है, 1858 से लेकर के 1856 तक जो है वो गवर्नर जनरल रहा। अब ये लॉर्ड डलहौजी पक्का साम्राज्यवादी था। सबसे अधिक अगर भारत में कोई गवर्नर जनरल रहा साम्राज्यवादी तो वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जब आया
तब इस समय जो है लगभग लगभग सारे राज्य जीते जा चुके थे। और प्लस जो है सबसे बड़ा साम्राज्य लॉर्ड डलहौजी के काल में ही रहा, अंग्रेजों का। लेकिन हुआ ये कि लॉर्ड डलहौजी के काल में लॉर्ड डलहौजी महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी था। ये किसी भी एक छोटे से राज्य की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए इसने देखा जब आया कि हम साम्राज्य बहुत सारे लोगों को कैसे मिलाए, तब इसके काल में एक लकीली कहे या बेड लकीली कहे कि जब इसने देखा कि बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिनके लीगल पुत्र नहीं। हमारे यहाँ एक नियम था पहले, हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हिंदू धर्म, हिंदू समाज में एक प्रथा थी, उसको बोलते गोद प्रथा, उसको बोलते दत्तक प्रथा। कि जब अगर संतान नहीं है हमारे पास, तब हम किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को गोद ले सकते हैं। और गोद लेकर जो अगर हमने उसको गोद ले लिया तो फिर हमारा लीगल उत्तराधिकारी हो जाता वो व्यक्ति। तो हमारे इस समय क्या था कि बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनके लीगल पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी। तो उन्होंने या तो अपने भाई को या किसी और व्यक्ति को गोद लेकर के राज्य चला रहे थे। तो जब डलहौजी को यह बात मालूम चली कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो लीगल जो है वो उत्तराधिकारी नहीं हो, तो डलहौजी को बहाना मिल गया और उसने एक नीति अपनाई, उसी को बोलते हैं गोद निषेध नीति, उसी को बोलते हैं राज्य हड़प नीति, उसी को बोलते हैं व्यपगत सिद्धांत। तो गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति, इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, इसी को बोलते हैं राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, इसी को क्या बोलते हैं, राज्य हड़प। ये तीनों नीतियों का मतलब एक ही, और ये किसने अपनाई, लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने जब सर्वे किया तो मालूम चला कि ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनकी लीगल संतान नहीं है, तो उन राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत जो है मना कर दिया। अब क्या होती है गोद निषेध नीति, मैं अलग से पढ़ाऊंगा, यहां नहीं घुस रहे, नहीं तो फिर 1 घंटा उसी में घुस जाएंगे अपन सिर्फ कारण पढ़ रहे हैं अपन। तो इसलिए मैंने कहा कि गोद निषेध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने जो है बहुत सारे राज्यों को मिला लिया, और उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है SJS BUJNA, SJS बुजना, मतलब सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, इसके अलावा जो है एक नाम जो आएगा वो आएगा नागपुर, एक आएगा अवध। तो इस प्रकार गोद निषेध नीति के तहत मिलाए गए राज्य, गोद निषेध नीति के तहत मिलाए गए, हड़पे गए राज्य, हड़पे गए राज्य। यहां भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि डलहौजी ने किन राज्यों को गोद निषेध नीति के तहत जो है वो हड़पा गया, और उसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो यहां पर करना SJS BUJN और A, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे अगर अपन, ताकि लिखने में आसानी रहेगी। SJS बुजना, ठीक है। तो SJS बुजना, अब इसका मतलब क्या होता है देखिए आप, S का मतलब हो गया सतारा, S का मतलब सतारा। तो सतारा को जो है प्रथम राज्य था जिसको गोद निषेध नीति के तहत मिलाया, और मिलाया कब, 1898 में, सॉरी 48 में, 1848 में जो है। दूसरा जो राज्य हो गया वो हो गया जेतपुर, जेतपुर दूसरा राज्य हो गया जेतपुर, ये हो गया 1849 में। तो सतारा के बाद में हो गया जेतपुर, इसको मिलाया गया 1849 में। तीसरा हो गया संबलपुर, संबलपुर ये भी है 1849 में। तो संबलपुर को कब मिलाया गया, 1849 में। अब देखिए बी से हो गया बघाट, बघाट को जो है 1850 में, तो बी से हो गया बघाट 1850 में। अब देखिए आगे जो है, फिर यू से हो गया उदयपुर, उदयपुर ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, MP वाला उदयपुर दूसरा है। तो ये हो गया उदयपुर, दूसरा है, MP और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है, तो ये हो गया उदयपुर। उदयपुर हो गया 1852 में, 1852 अभी मिल जाएगा आपको। फिर ये हो गया झांसी, झांसी ये हो गया 1853 में, 1853 में। और नेक्स्ट हो गया नागपुर, नागपुर हो गया 1855 में, 1855 नागपुर, सॉरी 1855 भी कर सकते हैं आप, 54-55 दोनों ही डेट है,
1854, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये हो गया अवध। तो अवध के बारे में अभी आपको मानना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बाद में इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। वो है अवध। अवध को है 1856 में, और इसको मिलाया गया कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, ठीक है। ये हो गया जो है। अब देखिए आप इसको, प्रथम राज्य, यहां पर भी प्रथम राज्य हो गया ये। अब देखिए मोस्ट है, ध्यान रखना, ये पूरा चार्ट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोद निषेध नीति का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी ने। गोद निषेध नीति किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई। अब हम गोद निषेध नीति के बारे में नहीं देख रहे। गोद निषेध नीति के तहत जो है इन राज्यों को जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और इसका भी एक क्रम मैंने बताया आपको, एक एक लाइन में आपसे पूछेगा कि डलहौजी की गोद निषेध नीति का शिकार होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तब आएगा पहला राज्य जो है वो आ गया सतारा। तो सतारा जो है वो प्रथम भारतीय राज्य था, पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछेगा गोद निषेध नीति के तहत हड़पे गए राज्यों का क्रम बताइए। तो ऐसे नाम दे देगा आपको कोई भी 4 राज्यों का, और पूछेगा कि डलहौजी ने इन राज्यों को गोद निषेध नीति के तहत मिलाया, लेकिन इनका क्रम बताइए। तो उसके लिए क्रम आपको ये रखना, SJS, बुझना, BUJNA, S फॉर सतारा, J फॉर जेतपुर, S फॉर संबलपुर, B फॉर बगाट, U फॉर उदयपुर, J फॉर झांसी, N फॉर नागपुर और A फॉर अवध। लेकिन अवध को डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत नहीं, शुरू में तो गोद निषेध नीति के तहत मिलाया, लेकिन बाद में फिर कुशासन का आरोप मिला करके। तो आपको ऐसे पूछेगा कि कुशासन का आरोप लगा करके किस भारतीय राज्यों को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? वो था कौन सा? वो अवध, 1856 में। अभी देखेंगे इसके बारे में और जो है। तो ये हो गया क्रम। कभी कभी ये भी दे देगा, सामने डेट भी दे देगा, मिलान वाला क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया गोद निषेध नीति के तहत। अब देखिए आप, अब हुआ क्या कि इन राज्यों को गोद निषेध नीति के तहत मिला लिया, ये राज्य नाराज हो गए। आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था, गोद निषेध नीति। ये वही राज्य हैं जो 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व थे, और क्यों थे? इसी गोद निषेध नीति का। झांसी की रानी आपको पता होगा, अवध, जो इसके अलावा जो है जेतपुर, संबलपुर, ये सारे क्षेत्र वही है जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। और क्यों लिए थे? गोद निषेध नीति के कारण लिए थे। इसका मतलब लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति ये मुख्य रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदार थी इस घटना के लिए, ठीक है। अब इसी के बारे में कुछ 1-2 लाइन जो है, ये क्यों नाराज हुए? इसलिए नाराज हुए कि इनकी राज्य छीन लिए गए जबरदस्ती जो है, इसलिए जो है इनमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या पनपा? असंतोष पनपा। तो वही लाइन मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि जब गोद निषेध नीति के तहत इन राज्यों को हड़पा गया, मिलाया गया, तब वहां का शासक कौन था? ये वाला, मिलान वाला। मैंने बता दिया कि सतारा गोद निषेध नीति का पहला शिकार होने वाला प्रथम राज्य जो था वो था सतारा। सतारा उस समय यहां का शासक कौन था? अप्पा साहब, ये भी मिलान वाला आ सकता। जेतपुर, जो जेतपुर कहां पर है? MP में, यहां का शासक कौन था? शमशेर सिंह, तो जेतपुर का शासक शमशेर सिंह, मिलान वाला। संबलपुर, ये उड़ीसा, यह है 1850 में, ये मिलाया किसने? नारायण सिंह के द्वारा। तो ध्यान रखना 1849-50 दोनों टाइम पे रहेगा, शायद मैंने वहां 49 लिख दिया होगा, यहां पर 49 रहेगा, यहां पर 49 ही है, 50 नहीं है, 1849 में, ठीक है। तो ये हो गया जो है वो संबलपुर, उड़ीसा में है। नारायण सिंह जो है इस समय यहाँ का शासक था। फिर देखिए आप, ये दोनों जो है वो मोस्ट करना, अभी क्या है वो दिखाऊंगा मैं आपको। बघाट, बघाट वाला पंजाब वाला बघाट है, तो पंजाब वाला बघाट है, इसको 1850 में मिलाया गया और इसको डलहौजी ने वापस कर दिया। दोनों लाइन मोस्ट करना। उदयपुर, ये उदयपुर है, ये MP वाला उदयपुर है। बघाट पंजाब वाला बघाट है, ये 1852 में मिलाया गया, इसको भी डलहौजी ने वापस कर दिया। अब दोनों ही मोस्ट करना, एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे पूछा गया कि निम्न में से लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति का शिकार होने वाला वह राज्य जिसको गोद निषेध नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन फिर डलहौजी ने उसको वापस कर दिया, वो थे ये वाले, बघाट और उदयपुर। तो आपको क्वेश्चन यहां से बन जाता है, अपवाद है इसलिए पूछा कि किस राज्य को गोद लेने के तहत मिला लिया लेकिन डलहौजी ने उसको वापस कर दिया? एक तो था बघाट और एक था कौन सा? उदयपुर, ठीक है। ये 2 राज्य ऐसे थे जिनको क्यों? क्योंकि जब पहले तो इसको मिला लिया, बाद में मालूम चला कि यहाँ का जो राजा है वो तो लीगल है, इसलिए गलत मिलाया मैंने, इसलिए उसको वापस कर दिया। तो बघाट और उदयपुर, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये MP वाला और बघाट पंजाब वाला।
इन दो राज्यों को गोद निषेध नीति के तहत डलहौजी ने मिला लिया, लेकिन इनको वापस कर दिया। तो इसलिए मोस्ट कर लेना पूरे इसको जो है कि किन राज्यों को गोद लेने के तहत मिलाया लेकिन उसको वापस कर दिया, ये था बघाट और उदयपुर। ठीक है, ये मैंने यहां पर भी लिख दिया। ठीक है, एक आएगा करौली, अभी नोट करके लिखूंगा मैं आगे वो। फिर झांसी, झांसी का शासक कौन था? गंगाधर राव। नागपुर, नागपुर का शासक था रघुजी तरती। जहां अपन देखे थे अभी सहायक संधि, वहां रघुजी द्वितीय था, यहां रघुजी तरती हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अवध, अवध को पहले पहले तो मिलाया गया गोद निषेध नीति के तहत शुरू में, लेकिन जब मालूम चला कि नहीं वहां का राजा तो क्या है, लीगल है, तब क्योंकि उसको मिलाना था, अवध को बहाना चाहिए था, फिर उसको कुशासन के आरोप लगा करके मिला लिया। कैसे मिलाया अभी देखेंगे। यह है वाजिद अली शाह, उस समय यहां का शासक था वाजिद अली शाह। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब अवध को जो है कुशासन के आधार पर मिलाया गया तब वहां का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। तो आपको एक एक लाइन में पूछ सकता है, आपको ऐसे मिलान वाला भी, आपको इनका क्रम भी पूछ सकता है, और आपको ये राजा और ये इनमें मिलान वाला पूछ सकता है कि जब गोद निषेध नीति के तहत मिलाया तो वहां का राजा, वहां का शासक कौन था। अब नोट करके कुछ बातें हैं, ये देखिए आप नोट करके लाइन लिखी है मैंने। तो मैंने बताया आपको कुशासन कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है पहले पहले तो जो है वो अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया, लेकिन आपको गोद निषेध नीति के तहत मिलाया, लेकिन बाद में जो है वो कैंसिल हो गया अपने आप। क्यों हो गया? क्योंकि अवध का जो शासक था वो क्या था? वो जो है वो लीगल था, वाजिद अली शाह जो। तो फिर क्योंकि लॉर्ड डलहौजी को मिलाना ही था, वो किसी भी राज्य की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया, अब मोस्ट बात ध्यान रखना आप, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि एक रिपोर्ट, एक आयोग बैठा दिया वहां पर, और उस आयोग को एक व्यक्ति को भेजा उसकी जांच करने के लिए। उसका नाम था जेम्स आउट्रम। मोस्ट करना, पूछा गया है, ये रहा जेम्स आउट्रम, पूछा गया है ये। तो जेम्स आउट्रम को ये भेजा कि आप जाइए और अवध के प्रशासन की जांच कीजिए। और जब उसने जांच की तब उसने झूठी रिपोर्ट दी। झूठी मतलब वो तो चाहते थे कि हमको मिलाना, बहाना, बिना बहाने के कर नहीं सकते थे। तो उसने क्या किया कि यह आरोप लगाया, जेम्स आउट्रम ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि अवध का शासक जो है वो शासन चलाने के योग्य नहीं है, जनता उससे नाराज है, असंतुष्ट है। ये झूठा रिपोर्ट प्रस्तुत की, और फिर उसी जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट फैक्ट है ये। कुशासन के आधार पर किसको मिलाया? अवध को मिलाया गया। कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया, वहां का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। कुशासन को अवध को कुशासन के आधार पर किस रिपोर्ट के आधार पर मिलाया गया? जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। डी मोस्ट कर लेना इस वाले को, जो डबल मोस्ट कर लेना, मान लीजिए आप, ये पूछा गया बहुत बार एग्जाम में जो है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और जबकि अवध का जितना कट्टर मित्र अंग्रेजों का कोई नहीं रहा, सबसे अधिक मित्र ही अवध रहा, लेकिन अवध को भी इन्होंने नहीं बख्शा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नोट देखिए आप कि डलहौजी को जो है, डलहौजी ने करौली को मिला तो लिया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वहां बैठे हुए थे इंग्लैंड में, वहां के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसकी अनुमति नहीं दी, तो मजबूरन करौली को भी जो है वो वापस करना पड़ा। वही लाइन मैंने यहां लिखा हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी द्वारा करौली विलय की अनुमति नहीं दी गई, मतलब इसलिए करौली को भी क्या कर दिया? वापस कर दिया। तब ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से डलहौजी द्वारा मिलाए गए किस राज्य को गोद निषेध नीति के तहत मिलाए गए किस राज्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अनुमति नहीं दी? वो था करौली, इसलिए वापस कर दिया करौली। और दूसरा दो राज्य मैंने बता दिया आपको, बघाट और उदयपुर। तो यानी कि कुल 3 राज्य ऐसे थे जिनको मिलाया तो गया गोद निषेध नीति के तहत, लेकिन वापस कर दिया गया, बघाट, उदयपुर और करौली। किसको अनुमति नहीं दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने? करौली को जो है। तो ध्यान रखना, ये राज्य जो है वो गोद निषेध नीति के तहत क्या किया गया? मिलाए गए। अब इससे क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? क्रांति पर यह प्रभाव पड़ा कि इस नीति से राज्य, ये जो राज्य हैं ये अंग्रेजों से बहुत बुरी तरह से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि इन राज्यों को जब मिला लिया तो ये राज्य अपनी स्वतंत्रता खो गए। इसलिए जो है झांसी की रानी क्यों भाग ले रही थी? क्योंकि उनके पुत्र गंगाधर राव को जो है वो क्या नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों ने गोद नीति के तहत उनके राज्यों को भी हड़प लिया, जो मैंने बताया था एसजेएस बुजना। तो इन राज्यों को जो ये है एसजेएस बुजना वाला जो क्रम है, तो ये राज्य अंग्रेजों के नाराज हो गए। तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी नीति थी वो थी गोद निषेध नीति। इसके कारण जो है वो नाराज हो गए कौन? और इसलिए जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया। अब देखिए आगे की, ये भी लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ कि इनाम कमीशन क्या। अब देखिए कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि 1854 में
एक कमीशन बिठाया, उसका नाम था इनाम कमीशन। अब इनाम कोई गिफ्ट नहीं है, कोई पुरस्कार नहीं है, इनाम जो है एक व्यक्ति का नाम है। तो हुआ क्या कि यहां पर जब लॉर्ड डलहौजी था तब बहुत सारे लोगों के पास, जमींदारों के पास बहुत सारी जागीरें थी, जागीरदार जमींदार, जिसके पास जागीरें हैं जागीरदार, जिसके पास जमीनें हैं जमींदार। तो लॉर्ड डलहौजी की लालच जो है इस जमीन के ऊपर थी, जागीरों के ऊपर थी, तो वो ऐसे तो उनको छीन नहीं सकता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि 1854 में एक आयोग बैठा दिया, उसका नाम था इनाम कमीशन। और ये बैठाया क्यों था? जमींदारों की जागीरों की जांच करने के लिए, जागीरदारों की जमीनों की जांच करने के लिए। और फिर क्या हुआ कि इसी इनाम कमीशन के आधार पर इन जागीरदारों की, इन जमींदारों की जमीनें सरकार ने छीन ली, यानी कि डलहौजी ने छीन ली। और क्यों? उन्होंने कहा कि ये अवैध रूप से है आपके पास, जैसे अपन को कहते हैं ना आय से अधिक संपत्ति। तो उन्होंने पूछा कि ये जागीरें आपकी है, इसका प्रूफ दो। जब नहीं दे पाए तो उनकी जागीरें, उनकी जमींदार जमीनें जो है छीन लेंगे। इससे क्या हो गया? इससे जागीरदार नाराज हो गए, जमींदार नाराज हो गए, किसके? अंग्रेजों से। और उन्होंने क्रांति में क्या लिया? हिस्सा लिया। तो ध्यान रखना, ये डलहौजी द्वारा इनाम कमीशन की नियुक्ति। तो यह शायद मैंने लिख रखा होगा, लिखा नहीं, मैं इसको लिख देता हूं कि डलहौजी ने जो है, डलहौजी ने जमींदारों ओब्लिक जागीरदारों की जमीनों की जांच करने के लिए, जमीनों की जांच करने के लिए 1854 में इनाम कमीशन की नियुक्ति की। तो ध्यान रखना, इनाम कमीशन का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से, जागीरों की जांच करने से। इनाम का मोस्ट कर लेना इसको, इनाम कमीशन की इनाम आयोग या इनाम कमीशन की नियुक्ति की। और इसी इनाम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे जागीरदारों की, बहुत सारी जमींदारों की जमीनें क्या कर ली गई? छीन ली गई। इसलिए जागीरदार, ये जमींदार किससे नाराज हो गए? अंग्रेजों से। और इससे क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। वही तो अपन पढ़ रहे राजनीतिक कारण। तो एक तो हो गया ये। तो आपको मोस्ट रूप से क्या याद रखना है कि इनाम कमीशन किसके द्वारा गठित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इनाम कमीशन का संबंध किससे है? जागीरदारों जमींदारों की जांच करने से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए आगे, डलहौजी द्वारा राजाओं की उपाधियों का अंत करना। अब देखिए 1854 में डलहौजी ने क्या किया कि कर्नाटक, तंजौर एवं मैसूर में राजाओं की उपाधियों का अंत करना, राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। और ये किसने किया? डलहौजी ने किया। तो यही लाइन मैंने लिख रहा है, डलहौजी द्वारा। तो आपसे कोई पूछा कि तंजौर, कर्नाटक, मैसूर के राजाओं की उपाधियों का अंत किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए लॉर्ड डलहौजी का एक कहना था कि सर्वोच्च हम है। अगर कोई, जैसे कि राजा, तो एक दो, कोई कहे कि कर्नाटक का भी राजा है और कोई कहे कि अंग्रेज भी राजा है, तो दो राजा एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो राजा राजा बराबर, ऐसे थोड़ी होता है कि प्रथम श्रेणी का राजा, राजा तो राजा होता है। इसलिए इन्होंने ये कहा कि कोई भी राजा अब क्या नहीं करेगा? कोई भी अपनी उपाधि, कोई सुल्तान की, कोई किसी भी तरह की उपाधि धारण नहीं करेगा। इसलिए इसने रोक लगा दी और प्लस उनकी उपाधियों को अंत कर दिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने कर्नाटक, तंजौर और मैसूर के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया। इसलिए यहाँ के जो राजा, जो छोटे छोटे शासक थे, वो भी किससे नाराज हो गए? अंग्रेजों से, डलहौजी से। और उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या लिया? हिस्सा लिया। तो एक हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए अभी आप, डलहौजी द्वारा नाना साहब की पेंशन बंद करना। तो नाना साहब भी देखेंगे कानपुर में जो इन्होंने जो है क्रांति का नेतृत्व किया, वो आगे देखेंगे अपन। तो 1855 में जो है वो क्या कर दिया? डलहौजी ने नाना साहब की क्या कर दी? पेंशन बंद कर दी। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। तो इनको पेंशन बंद कर दी। तो इनका मानना था, बंद कर दी, कि हमने, नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो उन्होंने कहा कि हमने तो जो है उनको दिया था पेंशन, आपको नहीं। उनकी मृत्यु हो गई तो आपको पेंशन क्यों मिलेगी? आप तो दत्तक पुत्र हो। इसलिए जो है इन्होंने नाना साहब की क्या कर दी?
पेंशन बंद कर दी। तो नाना साहब की पेंशन बंद करना, इसलिए नाना साहब नाराज हो गए और क्रांति में हिस्सा लिया। फिर देखिए आप, उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों के साथ भेदभाव करना। तो सिर्फ इसको इतना ही समझना कि जो ऊंचे प्रशासनिक पद थे, आईसीएस अधिकारी जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा पर, वहां पर भारतीयों को नियुक्ति नहीं किया जा रहा था, कि सारे पद छोटे छोटे बाबुओं के पदों पर नियुक्त कर रहे थे। तो उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों के साथ भेदभाव करना, इससे भी भारतीयों में क्या है, पढ़े लिखे भारतीयों में क्या पनपा, असंतोष पनपा। इसलिए वो अंग्रेजों के क्या हुए, विरोध। तो इसको इतना ही देखना कि अंग्रेजों के द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया गया। और एक हो गया अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार करना। अब देखिए आप, अभी भी इस समय भारत का सम्राट कौन था, मुगल सम्राट, वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको अपन बहादुर शाह जफर कह रहे हैं। तो ऐसे तो नाम मात्र का ही हो चाहिए, लेकिन सम्राट तो उसी के नाम से था। जितनी भी संधि समझौते होते थे अभी भी वो मुगल बादशाह के नाम से ही होते थे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के साथ क्या किया, जो है दुर्व्यवहार किया। अब कैसे किया, 3 नाम मैं आपको गिना रहा हूं जिन्होंने क्या क्या किया। एक तो है जो है वो है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि जो मुगल सम्राट था, जो भी मुगल सम्राट जो भी रहा होगा, मान लीजिए, वैसे तो बहादुर शाह द्वितीय था, लेकिन कोई भी मुगल सम्राट जो था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि नजर लेने, खिल्लत देने, दरबार करने और दीवाने आम दीवाने खास पर क्या कर दिया, प्रतिबंध। मतलब कि मुगल बादशाह नजर देते थे, नजर मतलब लोगों को झरोका देते थे, दिखाई देते थे वो तो दरबार से, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब मुगल बादशाह जो है लोगों से मिलेगा नहीं, नजर नहीं देगा। खिल्लत देने, मुगल बादशाह, खिल्लत मतलब कुछ पोशाक दी जाती थी, और उस पोशाक को जो है टोपी पोशाक जो है दी जाती थी, तो वो पोशाक, उस खिल्लत देने पर प्रतिबंध लगा दिया मुगल बादशाह के ऊपर। दूसरा, बादशाह के ऊपर दीवाने आम दीवाने खास, इनको भी बंद करवा दिया। और प्लस दरबार करने पर, बादशाह जो है टाइम टाइम पर दरबार लगाता था मुगल बादशाह, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो मतलब लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है वो मुगल बादशाह को नजर लेने, खिल्लत देने, दरबार करने और उनके दीवाने आम और दीवाने खास पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। किसने लगाया, लॉर्ड ऑकलैंड ने। एक बात। दूसरे आइए आप किसके ऊपर, लॉर्ड डलहौजी के ऊपर। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि लॉर्ड डलहौजी ने लाल किले को खाली करने के लिए कहा। तो लाल किला 2 है, आगरा में भी और दिल्ली में भी। दोनों किलों को जो है लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अब आप इसको खाली कर दो। क्यों, क्योंकि अब तो संप्रभु हम हैं, हम रहेंगे इसमें, भारत के सम्राट हम हैं। तो लाल किले को खाली करने के लिए कहा, किसने कहा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा। किसको, मुगल बादशाह को। अब आगे देखिए, और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि मुगलों सम्राट को मुगल बादशाह की पदवी छीन ली। उन्होंने कहा अब आज के बाद में जो है जो भी मुगल सम्राट होगा वो सम्राट और बादशाह की पदवी धारण नहीं करेगा। तो जैसे डलहौजी ने जो है कर्नाटक, तंजौर और मैसूर के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया, वैसे ही जो है लॉर्ड कैनिंग ने मुगल बादशाह, मुगल सम्राट की उपाधि का अंत कर दिया। इन सबसे क्या हुआ, इन सबसे जो है वो मुगल सम्राट का दुर्व्यवहार हुआ। तो यही लाइन में बता रहा हूं कि अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट के साथ किया गया दुर्व्यवहार, इससे क्या हुआ, इससे भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ हुई। क्यों, क्योंकि अभी कम से कम कुछ हिंदू जनता और बहुत सारी मुस्लिम जनता अभी भी सम्राट किसको मान रही थी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही मान रही थी, या मुगल सम्राट को ही मान रही थी, जो भी था। तो जब अंग्रेजों ने इस तरह से दुर्व्यवहार किया, खिल्लत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, दरबार करने पर दीवाने आम खास बंद कर दिया, दीवाने आम बंद कर दिया, प्लस उनकी बादशाह की पदवी छीन ली, लाल किला खाली करने के लिए कहा, इनसे जो है जब मुगल बादशाह के साथ दुर्व्यवहार हुआ तब अधिकांश भारतीय जनता जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, विशेषकर मुस्लिम जनता, ये अंग्रेजों के क्या हो गई, खिलाफ हो गई। इससे असंतोष पनपा और वही असंतोष क्या बना, क्रांति का कारण बना। तो ये हो गया अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार। जो लाइन मैंने बोली है ये लाइन यह है, लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि मुगल बादशाह पर नजर लेने, खिल्लत देने, दीवाने आम दीवाने खास बंद कर दिया और दरबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि मुगल बादशाह दरबार नहीं करेगा, खिल्लत नहीं देगा, दीवाने आम दीवाने खास नहीं देगा। ये काम किसने किया, लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। दूसरा जो है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लाल किले को खाली करने के लिए कहा। क्वेश्चन पूछा गया कि उनमें से किस गवर्नर जनरल ने जो है मुगल बादशाह को लाल किला खाली करने के आदेश दिए, वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। दूसरा जो है लॉर्ड कैनिंग, किसने मुगल बादशाह को सम्राट की या बादशाह की पदवी दान करने पर प्रतिबंध लगा दिया, वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये हो गया अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह के साथ किए गए दुर्व्यवहार। इससे भी जो है भारतीयों में क्या पनपा, असंतोष पनपा। ठीक है। तो ये हो गया जो है वो 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। तो
एक एक कर को मैंने डिटेल से समझाया। हमने ना तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ा, ना ही लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा, ना ही लॉर्ड कैनिंग के बारे में। मैंने सिर्फ वो बात बताई है जो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण रहा। तो ध्यान रखना, नहीं मैंने सहायक संधि आपको डिटेल से पढ़ाई है, नहीं मैंने गोद निषेध नीति आपको डिटेल से पढ़ाई, सिर्फ मैंने इतना ही जिक्र किया है जो 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार था। इनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति के ये सारे राजनीतिक कारण थे। फिर वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं कि एक तो कारण था वेलेस्ली की सहायक संधि, जिन्होंने स्वीकार की थी वो राज्य जो है अंग्रेजों के क्या हो गए, विरोधी हो गए। डलहौजी की गोद निषेध नीति, जिनको हड़पा गया था वो अंग्रेजों के विरोध हो गए। प्लस भारतीयों के साथ जो है उच्च पदों पर भेदभाव करना, इससे भारतीय नाराज हो गए। प्लस कर्नाटक, तंजौर और मैसूर के राजाओं की उपाधियों का अंत करना, इससे वो लोग जो है अंग्रेजों के विरोधी हो गए। प्लस नाना साहब के पेंशन बंद करना, इसलिए नाना साहब अंग्रेजों के विरोधी हो गए। प्लस इनाम कमीशन के द्वारा भारतीय जागीरों की जांच करना और जमींदारों और जागीरों की जमीन को छीनना, इससे भी जो है भारतीय नाराज हो गए। प्लस मुगल बादशाह के साथ किया गया दुर्व्यवहार, इससे भारतीय जनता जो है वो नाराज हो गई। और इन सब के कारण जो है क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। तो ये हो गए 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। यहां से छोटे छोटे एक एक लाइन में, दो दो लाइन में मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनमें डलहौजी की गोद निषेध नीति को स्वीकार करने वाले राज्य, उनका क्रम का फॉर्मूला ध्यान रखना और कौन कौन से राजा वो ध्यान रखना। डीपली पूछेगा तो वहां से पूछेगा। और वेलेस्ली की सहायक संधि, इनकी जो है डीपली वहां से पूछेगा कि मिलान वाला क्वेश्चन और एक एक लाइन का क्वेश्चन। तो ये हो गया 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण। तो हमने राजनीतिक कारण पढ़े, अब अपन देख रहे हैं सामाजिक और धार्मिक कारण।